हेलो स्टूडेंट, मैं लेकर के आया हूँ ट्वेल्थ का पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम लोग देखेंगे थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव सेशन। थ्योरी का सेशन खत्म होने के बाद जो है ऑब्जेक्टिव का सेशन चलाया जाएगा, वो भी लाइव चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसका पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। ठीक है, राष्ट्र निर्माण निर्माण तथा उसकी समस्याएं। ठीक है, राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, 1947 से पहले जो है भारत दो भागों में विभाजित था। पहला था ब्रिटिश भारत, दूसरा था देसी रियासत। पहला है ब्रिटिश भारत, और दूसरा है देसी रियासत, देसी रियासत। ठीक है, देखिए ब्रिटिश भारत पर जो है डायरेक्ट क्या है, ब्रिटेन सरकार शासन करती थी। लेकिन जो देसी रियासत है इसकी कुल संख्या 565 थी। इस पे जो है भारत के राजा शासन करते थे। जितने भी रियासत है 565, उस पे अलग अलग राजा क्या करते थे, शासन करते थे। 1947 के बाद जो है भारत के पास एक बहुत बड़ी समस्या आई, राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्याएं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि राष्ट्र निर्माण क्या होता है। राष्ट्र निर्माण क्या होता है, देखिए देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता को बनाए रखना और देश के एकता एवं अखंडता को कायम रखना ही क्या है, रखना ही राष्ट्र निर्माण है। राष्ट्र निर्माण है, राष्ट्र निर्माण है। देखिए देश के अंदर जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता रहेगा ना, कहीं पर भी क्या है, विद्रोही नहीं पनप सकता है, कहीं पर भी विद्रोही नहीं पनप सकता है। अगर मान लीजिए हम किसी के संस्कृति का हनन करेंगे तो क्या है, विद्रोही पनप सकता है, वो विद्रोह कर बैठेगा। या आर्थिक रूप से भी जुल्म करेंगे तो क्या है, वो विद्रोह करेगा। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक एकता को बनाए रखना और देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना ही क्या है, राष्ट्र का निर्माण है ना। अब देखते हैं उसकी चुनौतियां क्या क्या था। जब भारत आजाद हुआ तो राष्ट्र का निर्माण तो कर लिया, ठीक है, उसके बाद जो है एक चुनौतियां आया, वो चुनौतियां को हम लोग देखते हैं। देखिए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, देखिए राष्ट्र निर्माण की निम्नलिखित 3 चुनौतियां था। चुनौतियां
था। ठीक है, पहला देखते हैं। देखिए पहला है विविधता, विविधता से परिपूर्ण देश में किस तरीके से एकता स्थापित किया जाए। दूसरा है देश के अंदर किस प्रकार के लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया जाए। देखिए तीसरा है किस तरीके से विकास किया जाए, कि समाज के सभी वर्ग का विकास हो। देखिए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए विविधता से परिपूर्ण देश में किस तरीके से एकता स्थापित किया जाए। देखिए भारत में जो है अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं, अनेक भाषा के लोग रहते हैं, तो इसको जो है एकत्रित करना जो है बहुत कठिन काम है ना, कि सभी संस्कृति के लोग जो है भारत के अंदर रह सके। तो उसके लिए क्या है, सभी संस्कृति के लोग का सम्मान करना पड़ेगा और सभी संस्कृति के लोग को जो है हम लोग महत्व दे, तभी तो रहेगा ना। अगर हम संस्कृति के लोग को महत्व नहीं देंगे तो क्या है, अलग होना चाहेगा। तो जो है विविधता से परिपूर्ण देश में किस तरीके से जो है एकता स्थापित किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौतियां था। ठीक है, और दूसरा जो है देश के अंदर किस प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया जाए कि देश के लिए सही रहेगा। इतनी बड़ी आबादी वाले क्षेत्र और इतना विशाल क्षेत्र में जो है किस प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थापित किया जाए, है ना। आप बताना है आप लोगों को कि किस प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली है भारत में। ये 11th में आप लोग पढ़े होइएगा, है ना। तो बताना है कि भारत में किस प्रकार के जो है लोकतांत्रिक प्रणाली को क्या है, लागू किया गया है। अब किस तरीके से विकास किया जाए कि सभी समाज के सभी वर्ग का क्या हो, विकास हो। जब ब्रिटिश छोड़ करके गए थे तो भारत में क्या था, बहुत गरीबी था, है ना। तो उसका विकास करना बहुत जरूरी था। कुछ वर्ग के लोग अमीर भी थे, कुछ क्षेत्र के लोग अमीर भी थे, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्र के लोग बहुत गरीब स्थिति में थे। जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब बहुत गरीब राज्य थे, है ना। इसलिए जो है ना किस प्रकार से विकास किया जाए कि समाज के सभी वर्ग का क्या हो, विकास हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे है रियासतों का विलय एवं एकीकरण। रियासतों का विलय एवं एकीकरण। रियासतों का विलय एवं
एकीकरण कैसे किया गया। जो 565 रियासतें थी उसका विलय एवं एकीकरण किस प्रकार से किया गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं। भारत में सॉरी भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या 565 थी, जिसका विलय एवं एकीकरण निम्नलिखित तरीके से किया गया था। देखिए, है ना, देखिए भारत तो दो भागों में विभाजित था, ठीक है। पहला था देशी रियासत, दूसरा था ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत को तो डायरेक्ट भारत सरकार का शासन हो गया, लेकिन जो देशी रियासत था उसका एकीकरण का समय आया, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि एकीकरण कैसे किया गया। देखिए, पहला 216 रियासत जिसकी कुल आबादी 19 करोड़ थी, उसे ए वर्ग के राज्यों में रखा गया था। ए वर्ग राज्यों में क्या हो गया, इस ए वर्ग राज्यों में रखा गया था, ठीक है। देखिए, ए वर्ग के राज्यों में कौन कौन से राज्य थे वो देख लेते हैं। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, इसे पहले क्या कहा जाता था, संयुक्त प्रांत, ठीक है। पश्चिम बंगाल, पंजाब आदि कर दीजिए, है ना। ये ए वर्ग के राज्यों में था, ठीक है। अब देखते हैं बी वर्ग के राज्यों में। दूसरा है 275 रियासत, जिसकी आबादी लगभग 4 करोड़
करोड़ करोड़ था उसे बी वर्ग के राज्यों में रखा गया था। ठीक है, जिसकी आबादी जो है क्या है 4 करोड़ था, उसे क्या है बी वर्ग के राज्यों में रखा गया था। ठीक है, जैसे हैदराबाद, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि कर दीजिए। मध्य प्रदेश ए वर्ग के राज्यों में भी है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं दोनों जगह देख करके, ए और बी, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है बहुत बड़ा क्षेत्र था, है ना, इसीलिए जो है ना 2-3 राज्यों को भाषा के आधार पर जो है भारत में राज्यों का गठन किया गया है। और तीसरा देखते हैं। तीसरा है 75 रियासत जिसकी कुल आबादी 75 लाख, सॉरी ये 76 होगा, 75 लाख थी, उसे सी वर्ग के राज्यों में रखा गया था। जैसे मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा आदि कर दीजिए। ठीक है, और डी वर्ग के राज्यों में जो है चौथा हो गया, चौथा जो हो गया अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को डी वर्ग के राज्यों में रखा गया था। ठीक है, अब देखिए देखिए 216 रियासत जिनकी कुल आबादी क्या था 19 करोड़ थी, उन्हें क्या है ए वर्ग के राज्यों में रखा गया था। ठीक है, और जो है 275 रियासत जिनकी कुल आबादी 4 लाख थी,
उन्हें बी वर्ग के राज्यों में रखा गया। जैसे हैदराबाद महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि है। मध्य प्रदेश जो है ए वर्ग के राज्यों में भी था, ठीक है। और जो 76 रियासत जिन्हें सी वर्ग के राज्यों में रखा गया, उन्हें उसकी कुल आबादी कितना थी? 75 लाख थी, 75 लाख। और जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है डी वर्ग के राज्यों में रखा गया था। जो ये रियासत थी 76 रियासत, इन्हें कुछ रियासतों को जो है वहां पे डायरेक्ट केंद्र सरकार का शासन लागू किया गया था। इस पे जो है केंद्र सरकार का शासन नहीं था, लेकिन जो 76 रियासत है तो इस पे कुछ राज्यों में जो है डायरेक्ट केंद्र सरकार का शासन लागू कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या क्या था? कम था, इसलिए। आप देखते हैं जम्मू कश्मीर की समस्याएं। जम्मू कश्मीर की समस्याएं, देखिए जम्मू कश्मीर समस्या कब उत्पन्न हुआ? 1947 ईस्वी में। कैसे उत्पन्न हुआ सो बताते हैं। देखिए 205, आपको पता ही होगा कि 565 रियासतें थी, 565 रियासत था भारत में, ठीक है। 1947 ईस्वी में। कब था? 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में कितनी रियासत थी? 565 रियासत थे। इसमें एक प्रावधान लाया भारत सरकार ने। कब लाया? 1947 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम है ना, भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत कहा गया कि जो 565 रियासत है, 565 रियासत जो है, 565 रियासत जो है भारत में विलय हो या पाकिस्तान में विलय हो, पाकिस्तान में विलय हो, या स्वतंत्र रहे। किस पे लागू हो रहा था? 565 रियासत पर, ठीक है। अब जो है सभी राज्य तो मान गए, लेकिन कुछ राज्य थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे। उनमें से एक राज्य थे जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? तो हरि सिंह थे। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह थे, ठीक है। इसने बोले कि हम स्वतंत्र राज्य रहना चाहते हैं, स्वतंत्र राज्य रहना चाहते हैं। तो इसी का मौके का फायदा उठा करके जो है पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जो है भागते हुए आए, कहां पे? भारत में आए, और भारत के प्रधानमंत्री के पास गए और बोले कि भाई बचा ले हमें, है ना, कि बचा लीजिए हमें, कि पाकिस्तान ने क्या कर दिया है? हमला कर दिया है। तो जो भारत के प्रधानमंत्री जो है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसने बोले कि भाई हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि वो मेरा अंग नहीं है, मेरा क्षेत्र वो नहीं है, इसीलिए हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक सुझाव दिए, पंडित नेहरू ने एक सुझाव दिए कि भारत के विलय पत्र पर क्या कर सकते हैं? हस्ताक्षर कर दीजिएगा तो हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को, 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को राजा हरि सिंह ने क्या किए? भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद पंडित नेहरू ने जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को भेजे और पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दिया। इसके बाद जो है पंडित नेहरू ने संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में ये मामला को क्या किए, भेज दिए। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद ने बोले कि जो जहां है वहीं पर क्या किए, रुक जाए और शांति बहाल होने तक वहीं पे रुके रहे। तो जम्मू कश्मीर के 1/3 जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के 1/3 क्या है, हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। जम्मू कश्मीर के 1/3 हिस्सा क्या है, पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आजाद कश्मीर कहा गया जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, आजाद कश्मीर। भारत के पास 2 ही हिस्सा बचा हुआ है। भारत के पास कितना हिस्सा बचा हुआ है, 2 हिस्सा बचा हुआ है। तो शांति बहाल होने के लिए रोक दिया गया था, है ना। इसीलिए जो है पंडित नेहरू ने इसे जम्मू कश्मीर को जो है भारत का अभिन्न अंग बना दिया। भारत का अभिन्न अंग बना दिया। किसे, जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को क्या है, भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। और यहां पे जो है धारा 370 और 35A को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। धारा 370 और 35A को क्या कर दिया, लागू कर दिया। और धारा 370 क्या है, इसमें जो है किसी भी क्षेत्र का जो है अपना संविधान होता है। धारा 370 के तहत जो है उस क्षेत्र का अपना संविधान होगा, धारा 370 के तहत। और धारा 35A के तहत जो है उस क्षेत्र में क्या है, कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति जो है वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता है। वहां जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए जो है जम्मू कश्मीर का ही नागरिकता होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे ये मामला तो यहीं पे रह गया। ठीक है, ये लागू रहा ही। उसके बाद जो है 1962 ईस्वी में 1962 ईस्वी में जो है 1962 ईस्वी में पाकिस्तान ने क्या की, 1962 ईस्वी में चीन ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। चीन ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। उसमें जो है भारत का पराजय हो गया। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने भी क्या किया, 1965 ईस्वी में हमला किया। पाकिस्तान ने 1965 ईस्वी में क्या कर दिया, हमला कर दिया, जिसमें क्या है, पराजित हुआ। कौन, पाकिस्तान इसमें क्या हो गया, पराजित हुआ। पाकिस्तान का और ताशकंद समझौता के तहत ताशकंद समझौता के तहत युद्ध विराम हुआ। ठीक है, ये ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 ईस्वी में। ठीक है, 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ और जो है ना 65 का युद्ध का समाप्ति भी हुआ ताशकंद समझौता के बाद। ठीक है, उसके बाद जो है 1971 में युद्ध हुआ। इसमें भी जो है पाकिस्तान का पराजय हुआ। और क्या है, बांग्लादेश नया राज्य बना। नया देश बोलना सही होगा। पॉलिटिकल साइंस में जो है देश को राज्य बोला जाता है, याद रखिएगा। बांग्लादेश नया देश बना। ठीक है, कब बना था, तो 1971 ईस्वी में। और इसे जो है शिमला समझौता के तहत विराम दिया गया।
ये समझौता कब हुआ? 1971 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद जो है 1999 में फिर युद्ध हुआ, फिर आक्रमण करने का प्रयास किया। ये कारगिल युद्ध था। कारगिल युद्ध था। इसमें भी क्या है, पाकिस्तान का पराजय हुआ। पाकिस्तान का पराजय हुआ, ठीक है। इसमें भी क्या है, पाकिस्तान का पराजय हुआ। जब 1914 ईस्वी में प्रधानमंत्री बने कौन? नरेंद्र मोदी। उसके बाद जो है अगस्त 2019 ईस्वी में जो है जो धारा लगा था, कौन सा धारा लगा हुआ था? धारा 370। धारा 370 और 35A को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसी के तहत जो है वहां जम्मू कश्मीर का नया संविधान था, उसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर जो है भारतीय संविधान लागू हो गया। और धारा 35A भी लागू था जम्मू कश्मीर में, उसे भी हटा दिया गया। अब जो है भारत का कोई भी नागरिक जाकर जम्मू कश्मीर में जाकर क्या कर सकता है? जमीन खरीद सकता है और बेच सकता है, ठीक है। और कश्मीर समस्या को जो है ना खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं लिख पाते हैं तो द हंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और जो है ना कॉपी में जो है ना खुद से नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे का वीडियो देखने के लिए जो है द हंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।